हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर में। तो जैसा कि बोर्ड के ऊपर आप लिखा हुआ देख रहे हैं और हमने पिछली वीडियो में बताया भी था कि किसी रासायनिक समीकरण को अगर बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, बहुत बेहतर तरीके से और सुंदर लिखना है तो उसे क्या करना चाहिए। तो हमें उसके लिए रासायनिक समीकरण को सूचनात्मक बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? रासायनिक समीकरण को सूचनात्मक बनाना चाहिए जिससे कोई सूचना मिल सके। तो आइए देखते हैं कि इसमें होता क्या है। जैसे कि अगर यहाँ पे अभिक्रिया करा दें मैग्नीशियम का सल्फ्यूरिक अम्ल से तो बनेगा क्या? मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 और प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। ठीक है। तो अगर आपको पता है कि मैग्नीशियम धातु है और धातु होती है सॉलिड होती है, बस एक ही धातु है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, वो भी क्या है? मरकरी है। तो जनरली क्या है कि जो भी अभिकारक होते हैं, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि रासायनिक समीकरण को सूचनात्मक बनाना मतलब क्या होता है। तो देखिएगा, तो देखिए अभिकारक एवं उत्पाद में प्रयुक्त या निर्मित पदार्थ, ठीक है ना, ये रहा आपका अभिकारक। जो इस तीर से बाएं साइड है इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, और जो तीर के दाहिने साइड में है इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद में प्रयुक्त या निर्मित, ये लोग प्रयोग हुए हैं और ये लोग निर्माण कर रहे हैं, बन रहे हैं, नया बन रहे हैं, ये लोग निर्मित पदार्थ है ना। तो प्रयुक्त या निर्मित पदार्थों को प्रतीकों के माध्यम से अगर लिखते हैं तो उसी का क्या कहते हैं कि रासायनिक समीकरण को सूचनात्मक बनाना कह सकते हैं। जैसे कि हमको पता है कि ये धातु है मैग्नीशियम, तो ये सॉलिड होगा यानी ठोस होगा। तो सॉलिड को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे S लिखेंगे, ठीक है। और यह H2SO4 या कोई लिक्विड नहीं है, यह जलीय रूप में होता है, लेकिन इसमें और भी चीजें मिली होती हैं। जलीय रूप में होता है और भी चीजें मिली होती है, तो ये एक प्रकार का विलयन हो सकता है। तो विलयन को आप लिखेंगे AQ से, AQ से लिखेंगे विलयन को, ठीक है। और मैग्नीशियम सल्फेट भी क्या है? एक विलयन ही है, तो इसे लिखेंगे आप AQ से। और ये हाइड्रोजन क्या है? गैस है, तो गैस को आप G से नहीं लिखेंगे बल्कि ऐसे तीर का निशान लगा देंगे, ठीक है ना। देखिए मैं आपको यहाँ पे ट्रिक दे रहा हूँ इसकी कि क्या लिखते हैं। अगर कोई ठोस पदार्थ है तो उसको आप, अंग्रेजी में होता है सॉलिड, तो इसलिए इसको आप लिखेंगे क्या? S लिखेंगे। अगर कोई द्रव पदार्थ है तो वो होता है लिक्विड, तो इसलिए उसको आप क्या लिखेंगे? L लिखेंगे, वो भी स्मॉल l लिखेंगे। अगर कोई गैस है तो उसको आप गैस को क्या लिखेंगे? G लिखेंगे। अगर कोई जलीय विलयन है, ठीक है ना, तो उसको आप क्या लिखेंगे? AQ लिखेंगे, एक्वस, ठीक है ना। और अगर यह देखिएगा कि अगर उत्पाद में कोई चीज ठोस में होगी तो उसको आप यस नहीं लिख सकते हैं, सॉलिड नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। उसके लिए आप क्या करिएगा? बस नीचे तीर का निशान दिखा दीजिएगा, उसे हम अवक्षेप कहते हैं। कोई ठोस पदार्थ बच जाएगा, बिना काम का कचरा बच जाता है, उसे अवक्षेप कह सकते हैं। और अगर उत्पाद में कोई गैस, उत्पाद में अगर कोई गैस बन रही है, कोई गैस बन रही है, बनती नहीं है, मुक्त होती है, कोई गैस मुक्त हो रही है, तो वहां पे G नहीं लिखेंगे बल्कि वहां ऊपर की दिशा में तीर लगा देंगे। अब यहाँ पे गैस अगर रहेगा अभिकारक में, अगर अभिकारक में गैस है तो वहां पे आप G लिखेंगे, और उत्पाद में वही गैस है तो वापस तीर का निशान लगाएंगे। ये फर्क होता है ना। अगर पहले ही गैस ले लिया है तो आप वैसे लिखेंगे। जैसे कि देखिएगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम क्या बन जाएगा? ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले ही आपने गैस ले लिया है, तो यहाँ पे शुरू में अभिकारक में गैस है तो यहाँ पे G लिखेंगे, ना कि तीर का निशान लगाएंगे। अगर कभी बाद में उत्पाद में कोई गैस निकल रही होती तो वहां पे आप क्या कर सकते थे? तीर का निशान लगा सकते थे। तो यह क्या है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को सूचनात्मक बनाना, तो इस प्रकार से आप सूचनात्मक बना सकते हैं, ठीक है। ये रहा छोटी सी टॉपिक। और आज की हमारी जो बड़ी टॉपिक रहेगी वो है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, अर्थात कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन, प्रतिस्थापन,
रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इन सब के बारे में आज पढ़ना है। ठीक है, तो आधा पढ़ेंगे और आधा अगली वीडियो में रहेगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ाते हैं आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको कुछ दिखा दूं रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, तो यहाँ पे साइड में लिख दिया जा रहा है। जैसे कि सबसे पहली अभिक्रिया की बात किया जाए तो आपकी संयोजन अभिक्रिया आएगी, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया की बात करें तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन या इसी को कह सकते हैं आप विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पे द्विविस्थापन रहेगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगर चौथी अभिक्रिया की हम बात करें इसके बाद जो आती है तो वह होता है आपका अपघटन अभिक्रिया या इसी को कह सकते हैं आप वियोजन अभिक्रिया। हालांकि दोनों में अंतर होता है, लेकिन फिलहाल इस क्लास 10 की बुक में अभी फिलहाल एक ही माना जा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा वियोजन अपघटन के बाद उष्मा शोषी अभिक्रिया। फिर इसके बाद छठवां आ जाएगा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। फिर इसके बाद आप पढ़ सकते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। फिर इसके बाद है कि अपचयन अभिक्रिया। फिर इसके बाद है उपोपचयन अभिक्रिया, उपोपचयन या अपचयन ऐसे नाम होता है। इसको आप एक भाषा में रेडॉक्स बोल सकते हैं, रेडॉक्स इसी के नाम से जाना जाता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया। इतनी अभिक्रियाओं को आपको अध्ययन करना होगा, और कोई छूटा होगा तो हम बीच में अध्ययन करा देंगे। ठीक है ना, फिलहाल जनरली अब इसमें से ये टाइप हो जाता है, अपघटन के कई टाइप हो जाएंगे, 3 टाइप हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें एक टाइप बढ़ जाएगा। और रेडॉक्स ये दोनों को मिलाकर रेडॉक्स होता है 7वां 8वां। ऑक्सीकरण और अपचयन अगर एक साथ होने लगती है तो उसको रेडॉक्स बोलते हैं या उपोपचयन बोलते हैं। ठीक है, बाकी सब सही है। तो इतनी अभिक्रियाओं को पढ़ना है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग कहाँ से, संयोजन अभिक्रियाओं से। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट हेडिंग संयोजन अभिक्रिया। तो ये रही आपकी अभिक्रिया, तो ये रही आपके सामने संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम से कम 2 लोग हों या 2 से ज्यादा लोग हों। ठीक है, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, अब पदार्थ का मतलब होता है कि तत्व भी शामिल हो सकते हैं और यौगिक भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। खास बात यहाँ पे यही है, यही इसकी पहचान है जिसपे हम यहाँ पे टिक कर रहे हैं। देखिए यही इसकी खास पहचान है इस इक्वेशन की, सॉरी इस रिएक्शन की खास पहचान यही है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ओनली वन पदार्थ, ओनली वन पदार्थ का निर्माण हो सकता है, केवल एक ही उत्पाद बन सकता है। ठीक है ना, जो उत्पाद बनेगा केवल एक बनना चाहिए। तो इसकी क्या पहचान है कि उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर उत्पाद एक बनता है तो संयोजन अभिक्रिया है, तो इसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो यही इसमें खास पहचान होती है कि, और इसमें एक नोट पॉइंट भी लिख लेंगे कि इस अभिक्रिया में इसमें कोई सह उत्पाद नहीं बनता है, कोई सह उत्पाद नहीं बनता है। इस अभिक्रिया में कोई भी सह उत्पाद, यानी सह मतलब साथ में, ठीक है ना, और उत्पाद मतलब उत्पाद, कोई साथ में और उत्पाद नहीं बन सकता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए कि अमोनिया गैस की अभिक्रिया, अमोनिया गैस की अभिक्रिया अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा दिया जाए तो क्या बन जाता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनता है। ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। तो बताइए कठ बना, अब इसे कहते हैं आप अभिकारक और इसे कहते हैं आप उत्पाद। अब उत्पाद में कै लोग हैं, केवल एकल उत्पाद बनना चाहिए था तो अकेला उत्पाद तो बना है, और 2 लोग मिले भी हैं तो 2 या 2 से अधिक लोग मिल जाए तो केवल एक उत्पाद बनना चाहिए, तो इसे बोलते हैं क्या आप, संयोजन अभिक्रिया। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। कार्बन को अगर जब जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कार्बन को अगर जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी CO2 गैस बनती है। और गैस की पहचान हमने अभी बताया था, तीर निशान से लगा देंगे तो काम चल जाएगा आपका उत्पाद में। ठीक है ना, गैस तो ये भी है, अब यहाँ पे G लिख सकते थे आप, ये भी गैस है। ठीक है ना, नहीं हालांकि ये सॉलिड होता है कार्बन,
तो कार्बन को अगर जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनेगा, CO2 गैस। बताइए कि दो लोग हैं, अब बना कितना है, केवल एक। तो जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उससे आप क्या कह सकते हैं, उससे आप कह सकते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। अच्छा, और आप चाहे तो लिख सकते हैं एक आध एग्जाम्पल, अभी हम इससे पहले कुछ देर पहले लिए थे कि जब मैग्नीशियम के तार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या होता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम के तार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो सफेद रंग का यहाँ पे चूर्ण भी बनता है, ठीक है ना। और इससे आप NH4Cl को आप सफेद धुआं बोल सकते हैं, यह प्रकार का धुआं होता है, सफेद धुआं होता है, ठीक है। और यह मैग्नीशियम का अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। देखिए यहाँ पे दो अभिकारक हैं लेकिन उत्पाद कितना है, केवल एक। तो जब भी एकल उत्पाद बनेगा तो इससे आप क्या कह सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया कर सकते हैं। इसकी खास पहचान है कि इसमें कोई भी बाई प्रोडक्ट यानी सह उत्पाद नहीं बनना चाहिए, कोई भी बाई प्रोडक्ट यानी सह उत्पाद नहीं बनना चाहिए। साथ में कुछ और प्लस करके नहीं दिखाई दे आपको, बस ऐसे दिखाई दे, ठीक है। अच्छा, और खास क्या बात इसमें होती है कि जितने भी संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं यह एक प्रकार की असंतृप्त अभिक्रियाएं, असंतृप्त होते हैं, ठीक है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं। जितनी भी ये होती हैं क्या संयोजन अभिक्रियाएं, जो भी संयोजन अभिक्रिया है वह कौन सा गुण प्रदर्शित करती है आपको, तो असंतृप्त, असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का गुण, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का गुण प्रदर्शित करते हैं, गुण प्रदर्शित करती है जो भी है। अब ये सभी लोग कौन सा गुण प्रदर्शित करेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। अब ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हमका हाइड्रो से हाइड्रोजन, कार्बन से कार्बन, ठीक है ना। तो जब भी कहीं ऐसा दिखाई देगा आपको कि हाइड्रोजन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड, या फिर हाइड्रोजन कार्बन के बीच में क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो जब हाइड्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उससे हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो जो गुण इनके पास होता है वही गुण इन लोगों के पास भी होता है, संयोजन अभिक्रिया वालों के पास भी होता है, ठीक है। हालांकि ये चौथे अध्याय में आपको पढ़ना है। और एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल हाइड्रोजन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। लेकिन असंतृप्त में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। और जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में जो भी आप लोग तेल वगैरह लगाते हैं, जिस किस्म का भी तेल लगाते हो आप, इस सब के सब कौन से हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तेल वगैरह जो होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। जब इनका तेल का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, क्या किया जाता है बच्चों, हाइड्रोजनीकरण, दिखाई दे रहा होगा आपको, नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे बोल दिया कि हाइड्रोजनीकरण। जब तेल का हाइड्रोजनीकरण करते हैं, इसमें हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, तब जाके ये बन जाता है कौन सी, संतृप्त बन जाता है, ठीक है ना, संतृप्त बन जाता है। और संतृप्त में जैसे घी आता है, वनस्पति घी जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। तो तेल वगैरह जो है असंतृप्त है, उनमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। और तेल का अगर हाइड्रोजनीकरण कर दें, उसमें हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, तो वह तेल कैसा बन जाता है, घी बन जाता है। और घी कैसा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक। तो इससे बस इतनी जानकारी है संयोजन अभिक्रियाओं से कि इसमें दो या दो से अधिक लोग मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं और इसमें साथ में कोई भी उत्पाद नहीं बनना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं कि दो लोग मिला के केवल एक एक उत्पाद बन रहा है, ठीक है ना, दो लोगों को मिला केवल एक एक उत्पाद बन रहा है। खास बात क्या है कि जितने भी ये एग्जाम्पल्स हैं, जो गुण इनके अंदर होता है वही गुण असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर भी होता है। अर्थात हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो वो किस में आते हैं, असंतृप्त में आते हैं। और अगर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है, अगर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है तो वो लोग किस में आते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं। और जो आप जनरली तेल वगैरह लगाते हैं या खाते हैं, तेल वगैरह मूंगफली का, सरसों का, जो भी हो, वो सब के सब क्या होते हैं, आपके असंतृप्त होते हैं। लेकिन जब तेल का हाइड्रोजनीकरण कर देते हैं, अर्थात उसमें हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं, तो वह किस में बन जाता है, आपका संतृप्त में बन जाता है, ठीक है। तो वह जब संतृप्त बनेगा तो वह घी के फॉर्म में आ जाता है। तो वनस्पति जो घी होते हैं वो कैसे होते हैं, संतृप्त होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल रासायनिक अभिक्रिया में आपका पहला एक कंप्लीट हो गया, संयोजन अभिक्रिया। अब आपको देखते हैं दूसरा वाला, ठीक है ना। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम दूसरा आपको लिख के देते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, अगली हेडिंग है आपकी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। यहाँ से देखिएगा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है ना। अगला ये टॉपिक है, देख लेते हैं, क्योंकि ये इसके बाद पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया देख लेते हैं क्या होता है। देखिएगा, वियोजन का मतलब होता है टूटना और अपघटन का मतलब होता है टूटना। दोनों का अर्थ है टूटना। हालांकि दो शब्द है, एक होता है डी एसोसिएशन और एक होता है डिकम्पोजिशन।
ठीक है, दोनों का दो अंग्रेजी है, दो वर्ड भी है और इनका दोनों का अलग अलग मतलब भी है, लेकिन दोनों में खास बात यह कि टूटना होता है दोनों का अर्थ, इसीलिए दोनों को एक ही 7-10 में पढ़ा जा रहा है। हालांकि दोनों क्रियाओं में बहुत अंतर होता है, वियोजन और अपघटन दोनों शब्दों में अंतर है। क्या खास अंतर है ये याद रखिएगा कि जो वियोजन अभिक्रिया है, जैसे मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं कि जो वियोजन अभिक्रिया है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, यानी कि ये टूटती तो जरूर है लेकिन दोबारा वापस आ जाता है, तोड़ के किसी को हम फिर जोड़ सकते हैं, पुनः वापस ले सकते हैं। लेकिन जो अपघटन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया केवल अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, इस चिन्ह को बोलते हैं अणु उत्क्रमणीय और इस चिन्ह को बोलते हैं उत्क्रमणीय। तो ये केवल उत्क्रमणीय है और ये क्या है, अणु उत्क्रमणीय, ठीक है ना। तो इन दोनों में अंतर है कि ये वियोजन का मतलब होता है कि टूटता है तो वापस आ जाता है, अपघटन का मतलब होता है कि जैसे टूटता है तो वापस नहीं आता है, ठीक है ना। जैसे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय क्लियर हो गया वियोजन में, तो ये दोनों में खास अंतर है, ठीक है ना। अगर दोनों में खास अंतर समझ आ गया हो तो, लेकिन पढ़ते कि यहाँ पे एक का साथ क्यों है, क्योंकि दोनों में टूटता है, तत्व क्या होता है या यौगिक क्या होता है, टूटते हैं, इसमें तत्व नहीं टूटता है, कोई यौगिक टूटता है, तो बस इसीलिए। अब जैसे बात को अगर बात करें यहाँ पे कि टूटने में कोई वापस भी आ सकता है, कोई वापस नहीं भी आ सकता है, तो जो विद्युत की वजह से टूट रहा होगा, जैसे किसी को झटका देंगे विद्युत की वजह से, अगर कोई टूट रहा तो वापस आ सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि जल है, अगर जल में धारा प्रवाहित करते हैं तो यह अपने अवयवी तत्वों में क्या करता है, टूट जाता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना था, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा क्या है ना, अपने अवयवी तत्वों में क्या करता है, टूट जाता है, टूट जाता है, या फिर तत्वों में तो टूटेगा ही, अवयवी तत्वों में तो टूटेगा ही, या फिर हो सकता है कि अपने लघु यौगिकों में भी टूट जाए। अवयवी तत्वों में टूटने के साथ साथ लघु यौगिकों में भी टूट सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि FeSO4 जो फेरस सल्फेट होता है, हरे रंग का होता है, किस रंग का होता है, हरे रंग का, एक हरा कशिश भी आता है, यही होता है, बस उसमें क्या होता है 7 को जल के अणु होते हैं और यह जल जो होते हैं क्रिस्टलन जल होते हैं। क्रिस्टल मतलब ठोस जल जो होता है उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं, यानी कि यह पाउडर के रूप में रहेगा लेकिन उसमें फिर भी जल की मात्रा होती है। फिलहाल इसको यहाँ से हटाते हैं, हरे रंग का यह होता है फेरस सल्फेट, ठीक है ना। अगर जब इसमें इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं उष्मीय माध्यम से, यानी और इसमें क्या था, विद्युत था, तो इसमें माध्यम से जब इसको गर्म करते हैं तो यह टूट जाता है फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3 में टूट जाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इन 3 यौगिकों में क्या करता है बच्चों, ये टूट जाता है। कब, जब इसको बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, बहुत ज्यादा हीट करते हैं तब, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो परिभाषा थी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक, कोई भी यौगिक, अब यह शुरू में क्या खाए थे, यौगिक था, बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा, बाह्य कारक में क्या हो सकता है कि हो सकता है विद्युत हो सकता है उष्मा हो सकता है कि प्रकाश हो, धूप हो, किसी भी चीज से गर्म होकर बस टूटना है उसको, तो टूटेगा तो अपने अवयवी तत्वों में टूट जाएगा। तो ये देखिए कि जो जल टूटा है यह जल किन तत्वों से बना था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इन्हीं दोनों तत्वों में टूट गया। या फिर हो सकता है कि किसी छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाए, तो ये बड़ा यौगिक था, ये देखिए 3 छोटे छोटे यौगिकों में क्या किया, टूट गया, ऐसा संभव हो सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कर सकते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कर सकते हैं। दोनों खास अंतर यह है कि अगर वियोजन से टूटा है तो वापस आ सकता है, उसको उत्क्रमणीय बोलते हैं, अगर अपघटन अभिक्रिया में टूट रहा है तो वह दोबारा वापस नहीं आ सकता है, उसको अनुत्क्रमणीय बोलते हैं। जैसे कि अब इन तीनों को मिलाने से हाई नहीं बनेगा कभी, लेकिन हाँ इन दोनों को मिलाने से क्या कर सकता है, बन सकता है। तो इसको आप इस तरह तीर के निशान से भी दिखा सकते थे, इस तरीके के तीर के निशान से ऐसे भी दिखा सकते हैं, और ऐसे भी दिखा रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यहाँ पे ये चीज हमको दिखाना नहीं था, हमको यहाँ पे सिर्फ शो कराना था टूटने वाला, इसलिए तीर का निशान इसमें भी आगे और इसमें भी आगे, क्योंकि हमको यहाँ अपघटन और वियोजन को अलग अलग डिफाइन नहीं करना है, एक ही में डिफाइन करना था, ठीक है ना। तो ये आप जान गए। हाँ, तो अब इससे क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, अपघटन और वियोजन के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। कि अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया के 3 टाइप्स हैं, वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं देखिएगा। पहला है आपका कि उष्मीय अपघटन रहेगा, दूसरा रहेगा आपका कि प्रकाश उपघटन, प्रकाश उपघटन, और तीसरा है आपका विद्युत उपघटन, ठीक है ना। विद्युत उपघटन, उपघटन का अर्थ है टूटना, अपघटन है सॉरी, अपघटन का अर्थ है टूटना, अपघटन का अर्थ है टूटना। थोड़ा हैंडराइटिंग मत जाना इधर, थोड़ा जल्दीबाजी में है। तो उष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। अगर उष्मा यानी गर्मी देने से टूटा है तो वह उष्मीय अपघटन का उदाहरण हो जाएगा।
अगर प्रकाश की वजह से टूटा है तो प्रकाश अपघटन का उदाहरण हो जाएगा। अगर विद्युत धारा प्रवाहित करने की वजह से टूट रहा है तो वह विद्युत अपघटन का उदाहरण हो जाएगा। यानी इस अपघटन अपक्रिया को हम फिर से पढ़ना पड़ेगा कि अपघटन अपक्रिया के प्रकार। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, तीनों टाइप्स को हम लोग देख लेते हैं यहीं पे, ठीक है ना। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम तीनों को लिख दे रहे हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब देखिएगा वियोजन या अपघटन अपक्रिया के प्रकार। तो ये अपक्रिया 3 प्रकार की होती है, हमने पहले बता दिया था यहाँ पे 3 प्रकार की होती है, उसमें अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन, ठीक है ना। और अपघटन और वियोजन में अंतर क्या था वो भी हमने समझा दिया था आपको। देखिएगा अब बस इनके एग्जाम्पल समझना है और परिभाषाएं समझनी है। तो उसमें मतलब गर्मी यानी उष्मा, अगर उष्मा की वजह से अपघटन यानी टूटना, अगर उष्मा की वजह से टूट गया तो उसमें अपघटन, अगर प्रकाश की वजह से टूट गया तो प्रकाश अपघटन, और अगर विद्युत की वजह से टूट गया तो विद्युत अपघटन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए उसमें अपघटन, तो मैंने अभी कुछ देर पहले इसका एग्जाम्पल बताया था कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों में टूट जाए तो क्या है, उसमें अपघटन है। 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों में टूटना चाहिए। जैसे कि हमने बताया था कि FeSO4 जो फेरस सल्फेट होता है, हरा होता है ये रंग का, अगर हम इसको क्या देंगे, उष्मा देंगे, गर्मी देंगे, तो यह किसमें टूटता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इन छोटे छोटे यौगिकों में क्या करता है, ये टूट जाता है, ठीक है ना। और ये फेरिक ऑक्साइड होता है, यह भूरे रंग का होता है, इतना बता दूंगा आपको, याद रखिए कभी कभी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि यह किस रंग का होता है, तो भूरे रंग का होता है, और यह किस रंग का होता है, तो हरा रंग का होता है, ठीक है। देखिए छोटे छोटे यौगिकों में टूट गया, यह कौन सा, अब घटना मतलब टूटना, उष्मा मतलब उष्मा देने से, उष्मा देने से यह यौगिक छोटे छोटे यौगिकों में टूटा है, तो कौन सा अपघटन हो गया, उष्मीय अपघटन। आइए दूसरा देखते हैं, प्रकाश अपघटन, यानी वह रासायनिक अपक्रिया इसमें कोई यौगिक सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपने अवयवी तत्वों में टूटता है, तो उससे क्या कहते हैं, उसे हम प्रकाश अपघटन कर सकते हैं। जैसे अगर सिल्वर क्लोराइड की बात करें, AgCl की बात करें, सिल्वर क्लोराइड यह भी एक यौगिक है, जब इसको सूर्य के प्रकाश की गर्मी में रखा जाता है, धूप में रखा जाता है, तो यह टूट जाता है अपने अवयवी तत्वों में, Ag में और क्लोरीन में, ठीक है ना। तो Ag में और क्लोरीन में टूट जाता है, तो अवयवी तत्वों में टूट गया है, तो ये आपका कौन सा, प्रकाश अपघटन है। और विद्युत अपघटन क्या होता है, मैंने अभी कुछ देर पहले एग्जाम्पल आपको दिया था कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक विद्युत के प्रभाव में अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है, विद्युत के प्रभाव में। जैसे कि मान लीजिए कि जल भी एक यौगिक ही है, जब हम इसमें क्या काम करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो यह जल क्या काम करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी जिन 2 लोगों से मिलकर बना है उन 2 लोगों में टूट जाता है, अपने अवयवी तत्वों में क्या किया, टूट गया। तो इस प्रकार से यह क्या कहलाएगा कि विद्युत अपघटन का एग्जाम्पल है। तो अपघटन के 3 प्रकार हो गए। अब आप कल पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे आप प्रतिस्थापन अपक्रिया, ठीक है, अभिस्थापन अपक्रिया, और बाकी बची हुई अपक्रियाओं को भी अगले वीडियो में कवर किया जाएगा, ठीक है। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको वीडियो पसंद आए कृपया लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।